Hello, friends, and welcome to this session where we and ideas जो आपको आपकी प्रिपरेशन में एक होल सम तरीके से फाउंडेशन बनाने में मदद करेंगे। सो वेलकम टू अंसरकारी वन एंड ऑल। एंड पहला टॉपिक जो हमारे यहाँ बात कर रहा है अगेन वही ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, ये कोई एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट नहीं है स्पेस एक्स और भारतीय एयरटेल का। जियो के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है, बट क्वेश्चन वी नीड टू नो इज दैट कि जो भारतीय एयरटेल है, जिस जो कंपनी मतलब स्टारलिंक को लेकर आ रही है या साथ में उसके जोड़ के कर रही है, वो क्या वाकई जो पब्लिक सर्विस का डोमेन है, जो अनकनेक्टेड कंप्लीटली और जो रिमोट एरियाज हैं उन पर क्या इम्पैक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है। हमने पहले ही बात की थी कि ये सैटेलाइट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में होगी और ये इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इंटरनेट जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगेन अराइजेज, आप उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। वर्ल्ड क्लास हाई स्पीड ब्रॉडबैंड आप ले भी आए तो उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप वाकई यूटिलाइज कर पा रहे हैं। हम भी ब्रॉडबैंड और हम भी टेक्नोलॉजी के साथ ही बेस्ट माइंडसेट और बेस्ट आइडियाज को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लेकिन वो लास्ट माइल पीपल तक डायरेक्टली पहुंच पाएगा। उसके बीच में ही बहुत सारे चैलेंज और बॉटलनेक्स हैं, आप उन पे सोचिए। उन पे सोचिए और ये भी मुझे बताइए कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका इसमें क्या रोल होना चाहिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो ये स्टेप था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में ये ट्रेन रोकी, ये इंडिया किस पर्सपेक्टिव से इसको देखे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज नॉट दैट बलोच मिलिटेंसी सही है कि गलत है, ये कोई एक मायना नहीं है। बलोचिस्तान जो है वो लार्जेस्ट बट द लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है पाकिस्तान का, और उसके पास सदियों से, जैसा हमने कहा, ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं और साथ में गोल्ड और कॉपर डिपॉजिट्स में, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। जो एथनिक बलोच कम्युनिटी है वो बहुत समय से सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करती है अपनी रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और बैकवर्डनेस के लिए। अब इंडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है। इंडिया ने हमेशा पॉजिटिव अप्रोच से किसी के भी इंटरनल अफेयर्स में ना जाते हुए और आप कहिए कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने की डायरेक्शन में हमने काम किया है। तो हम पाकिस्तान की तरह कोई प्रॉक्सी वॉर प्रमोट नहीं करते हैं। हम जो इंटरनेशनल नॉर्म्स, गवर्नेंस और सोवरेनिटी के हिसाब से जो सही बात है हम उसकी बात करते हैं। जैसे अब पाकिस्तान और चाइना, तो जो आपका सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म करते हुए बनाने की बात करते हैं। तो ये चीजें सब आपस में जुड़ी हुई हैं और फेथ एंड बिलीफ के बिना पाकिस्तान अपने पूरे वजूद को इस तरीके से प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं ले जा पाएगा। आप प्लीज मैप देखिए, और ड्राई प्लेटू है, रफ टेरेन का कंट्री जो है वो पाकिस्तान की अलग अलग मायनों में इंपॉर्टेंट है, उसकी लोकेशन भी स्ट्रैटेजिक है। तो आपको ये देखना है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम जब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात भी करते हैं तो हम इसको कैसे देखें। रॉड्रिको ड्यूटेर्टे न्यूज में रहे थे जब वो प्रेसिडेंट होते थे और अपने ब्लडी क्रैकडाउन क्रिमिनल्स और ड्रग माफियाज को डायरेक्टली विदाउट रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए शूट करने में विश्वास रखते थे, और उससे बहुत ज्यादा उस समय उनकी वाहवाही हुई और बहुत मतलब उन्होंने क्लेम किया कि मैंने पूरे के पूरे सोसाइटल एटीट्यूड और पूरे पूरे सोसाइटल एटीट्यूड दोनों को चेंज कर दिया है। पर आज मैं आपसे पूछता हूँ और मैं आपको ये चाहूंगा कि आप एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इसको देखें और समझें कि इंटरनेशनल नॉर्म्स और जो रूल ऑफ लॉ है उसको ब्रेक करते हुए आप पब्लिक सर्विस में लास्ट में आपको कुछ हाथ नहीं आने वाला। देयर हैज टू बी बैलेंस। वी मस्ट बी स्टैंडिंग फॉर क्या बैलेंस्ड है। एक्सट्रीम में आदमी जा सकता है लेकिन हमेशा नहीं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एलिगेशंस इन्वेस्टिगेट की और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी
क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सी द वर्ड ओवर हेयर। और साथ में वॉर ऑन ड्रग्स, जो उनका एक जो कैंपेन था, उसको उन्होंने जीनोसाइड या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और एग्रेशन में उसको कन्वर्ट करते हुए उनको एलिगेशंस में उनको उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बट इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि रिलेशनशिप जो उनका है फिलीपींस प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट मार्कोस, वो डिटोरेट हो चुका है। और ये जो है अपने आप में एक तरीके का पॉलिटिकल हाई हैंडेडनेस भी कुछ का कहना है कि ऐसा है। लेकिन क्वेश्चन अगेन वही उठता है कि विदाउट रूल ऑफ लॉ के एक नेशन कैसे ना सिर्फ अपना हार्म करता है, बल्कि उससे पूरा रीजन भी इम्पैक्ट और डिस्टेबलाइज होता है। आपको उस एंगल से इसको देखना होगा। आप ऐसे और लोगों के बारे में मुझे सोच के बताइए, ऐसी और कौन सी कंट्रीज हैं, या ऐसे आपके हिसाब से और कौन सा ऐसा है जिस पर ऐसा सोचा जाना चाहिए? क्या पाकिस्तान उसमें आएगा, या फिर क्या कुछ मिडिल ईस्ट के आएंगे, या फिर क्या अफ्रीकन नेशन कोई आएगा? डू थिंक एट वेस्टर्न क्यों नहीं? अगेन शुगर एंड व्हीट इन्फ्लेशन, वी शुगर व्हीट एंड फूड इन्फ्लेशन। अभी हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडियन सप्लाईज के पर्सपेक्टिव से, और हमने जो है यूसेज के पर्सपेक्टिव से भी हमने कई बार बात की है। हमने बात की है कि राबी और खरीफ क्रॉप्स के नाम आपको पता होने चाहिए। आपको आइडियली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं और उनके इवन यूटिलाइजेशन कैसे है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बायोफ्यूल्स कौन कौन से क्रॉप से इंडिया में कितना परसेंटेज है। जैसा कि यहाँ पर है भी, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने ये बोला है कि जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो कितनी होगी, और वो प्रोडक्शन कंजम्पशन के बाद आप कितनी ज़्यादा आप डाइवर्ट करोगे एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए पेट्रोल। अब उसमें क्वेश्चन उठता है, क्या फार्मर्स को उनका जो मिलों से जो उनको देनदारी बनती है, क्या यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, और लगा लीजिए कि साउथ और नॉर्थ की प्रोडक्टिविटी में भी डिफरेंस है। आपको ये देखना होगा। टेक्नोलॉजी भी आप प्लीज देखिए दोनों क्या यूज कर रहे हैं, और उसके बाद ये भी देखिए कि हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ का है। तो ये हम यहाँ से टेक अवे ले सकते हैं, दैट इज व्हाट कैन कम इन द प्रीलिम्स। बर्नी हार्ट इज द वर्ल्ड मोस्ट फाउल, ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। आप सिर्फ इसमें ये देखिए कि PM 2.5 के अलावा कैसे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स। PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन है, WHO क्या कहता है, WHO का इसमें उसका जो इंडेक्स है, क्या वो अपने आप में फुल प्रूफ है? और जो पोल्यूशन है इंडिया में, जैसे 50.6 यहाँ पर बताया है, इंडिया एवरेज PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन है, वो 7% लोअर था पहले से। तो क्या जब भी कहीं डेवलपमेंट की धारा चलती है, जैसे इंडिया इज गोइंग थ्रू दैट, तो वो आखिर उससे निकल के, जाल से कैसे निकल के आए, कैसा चाइना ने या फिर मेक्सिको ने या फिर बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने किस तरीके से उसको वो किया, किस तरीके से उसको दे हैव एबल टू हैंडल इट। हमने 2 दिन पहले भी बात की थी कि कैसे डिएगो गार्सिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर है इंडो पैसिफिक रिलेशनशिप, और साथ में इंडियन ओशियन में अगर हम बात करें, और चाइना को भी यदि हमें रोकना है, चाइना को भी अगर हमें ट्रैक भी रखना है, वो भी एंटी कॉलोनियल माइंडसेट से। तो जो ये एक जो इंडिया ने अभी मॉरिशस को सपोर्ट किया कि आपका कंट्रोल है शागोस पर, आप डिसाइड करेंगे उसकी सोवरेनिटी, आप उसके बाद लॉन्ग स्टैंडिंग आप उस पर कैसे पोजीशन लेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। तो एक यहाँ पे जो कीवर्ड है, डीकोलोनाइजेशन एंड सपोर्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अ कंट्री, ये बात बिल्कुल सही है। यूएस नहीं चाहेगा कि इंग्लैंड यानी ब्रिटेन उसको वापस दे दे और उसके बाद उसको कोई किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े, बिकॉज इट बिलीव दैट इट इज इट्स मोरल राइट। ऐसे टाइम पे व्हेन इट इज आस्किंग फॉर ग्रीनलैंड, इट इज आस्किंग फॉर अदर थिंग्स, यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशन, नियो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हम कह सकते हैं इसको। सो द मैसेज इज नॉट फॉर ब्रिटेन, मैसेज इज फॉर यूएस। तो जो जो टेरिटरी, अगर यहाँ पे एक अच्छा और जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि इट इज ओनली टिल वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, कि जो ये बड़ी इंपीरियल पावर्स, बड़ी कॉलोनियल पावर्स, इन्होंने अपने आप को टेरिटोरियल एक्सपेंड किया दूसरे नेशंस और दूसरे कल्चर्स की सोवरेनिटी को क्रश करके। उस टाइम इसको कोई बात नहीं करता था, उस टाइम ये चलता था, चलता है, चालू मामला मान के चला, लेकिन अब नहीं ऐसा हो सकता। इंडिया ने भी अपना बहुत कुछ इस तरीके से खोया, हमारी टेरिटरीज का भी लॉस हुआ, और अखंड भारत का जो सपना था वो टूटा। तो जो पहले गलतियां हुई हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको इंडोर्स करके आगे चलते चले जाएं।
इंडिया का भी एग्जाम्पल है, इंडिया ने सिक्किम को लिया, लेकिन सिक्किम को उन्होंने, हमने हाई हैंडेडनेस करके नहीं लिया। डू गो एंड चेक आउट विकिपीडिया पे या किसी और इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आप पढ़िए कि सिक्किम का इंटीग्रेशन कैसे लॉफुल और कैसे डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ। गोवा के लिए, जो हमारी अपनी सरजमी थी, उसके लिए भी हमने पॉजिटिव लड़ाई लड़ी। तो जर्मनी है, जापान है, ये सब लोग फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, इटली है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, इन सब से हमारा व्यवहार बिल्कुल डिफरेंट रहा है। हम कॉलोनाइज हुए थे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा यूनाइटेड नेशन चार्टर को एक्सप्लिसिटली कमिटमेंट देकर फॉलो करने की बात की है। तो मॉरिशियस एग्री कर सकते हैं कि यूएस एंड यूके वो कंटिन्यू ऑपरेट करें अपनी मिलिट्री बेस डियागो गार्सिया से, लेकिन यूएस को मॉरिशस की चागोस आइलैंड की सोवरेनिटी को स्वीकारना होगा। ऐसा ना करने से वी कैन से दैट इट इज द क्वेश्चन ऑफ नॉट टेकिंग अप इनटू अकाउंट द ड्यू पॉइंट एंड द राइट थिंग। बट इट इज जस्ट वन एग्जांपल। पनामा कनाल एक और एग्जांपल है। उसके बाद यूएस द वे इट इज गोइंग ऑन टू deprecate and also not understanding the value and also the moral and ethical dimensions of BRICS, ASEAN, Quad, SCO, African Union. They are very important regional platforms, and so is the question with Commonwealth. तो दिस इज अ पर्सपेक्टिव। आप खुद सोचिए, इंडिया को किसी चीज पर ओपिनियन बनाने के लिए किस सोच और किस पर्सपेक्टिव से हम काम करते हैं। तो इंडिया सपोर्ट्स ए फॉरगॉटन कॉज, ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आ गया। चागोस आइलैंड कहाँ है, दिया हुआ है, 52 अटॉल्स हैं, 58 अटॉल्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज अटॉल्स आर टाइनी सबमर्ज्ड रीफ्स, but there is one that stands out, that is Diego Garcia, the largest of the atolls. Major यूएस बेस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है नाटो के लिए भी, एंड यूके का कंट्रोल है मॉरिशस के इंडिपेंडेंस 1968 के बाद भी। सो द क्वेश्चन इज दैट लोग जो नेटिव्स थे उनको वहां से हटाने के बाद भी फोर्सफुली, सेशल्स, इनफैक्ट सेशल्स एन अमेजिंग कंट्री। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई लोगों का नुकसान तो हुआ ही, एक इंपीरियल पावर और एक बड़ी पावर को अपने अपने फायदे के लिए। तो वाई इट इज इन न्यूज, आई जस्ट डिस्कस विद यू। इंडिया का स्टैंड भी हमने बात कर दी। वाई शागोस इज इंपॉर्टेंट टू इंडिया, जैसे मैंने कहा कि एक सिंबोलिज्म है। हम फॉरेन रूल से किसी भी कंट्री के जो एसेट्स हैं, जो उसकी टेरिटरी है, उस पर फॉरेन रूल नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये हमारे लिए भी एक इनडायरेक्ट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात है। चाइना का जो थ्रेट है इंडियन ओशन में, उसको पर्सपेक्ट में रखते हुए और इंडिया मॉरिशस के रिलेशंस के अलावा हम कह सकते हैं इंडिया एज अ राइजिंग पावर। So both India and US plans to negotiate mutually beneficial multi-sectoral trade agreement. Both countries would focus on increasing market access, reducing tariff and non-tariff barriers, and enhancing supply chain integration. तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आप इस पे खुद 2 मिनट सोचिए, हमने जो पिछले 15 दिन में हमने चर्चा की, कि आप उसमें क्या कीवर्ड डालेंगे जिससे आप इसको जस्टिफाई करें। ओके, हाउ इंडियंस आर कंज्यूमिंग कॉफी। तो कॉफी इंडिया में कंजम्पशन उसकी बढ़ती जा रही है, और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। पर यहाँ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ऐसा हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। बिहेवियरल आप एस्पेक्ट जरूर पुट अप कर सकते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं। क्वालिटी ऑफ कॉफी इज द हाईएस्ट फैक्टर, स्टाफ बिहेवियर भी है, ऑर्डरिंग एक्सपीरियंस है, गुड क्राउड भी है, कैफे एम्बियंस भी है, प्रॉक्सिमिटी टू होम एंड ऑफिस, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोग दूर तक यानी जाने को तैयार हैं। यानी कि जो दिखता है वो बिकता है वाला एटीट्यूड कोचिंग इंडस्ट्री जैसे बहुत बार सिर्फ ब्रांड पे चल के राजी है, वो फैक्टर धीरे धीरे मास कंज्यूमरिज्म में तो बढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपको यथार्थ में कोई भी सक्सेस नहीं देंगे। वी मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड कि जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो यहाँ पर एक बहुत छोटा एग्जांपल है ये, लेकिन ये भी डायरेक्टली हमारे काम का नहीं है। जो इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलग अलग इंडेक्स हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो, फिर मैं कहता हूँ आप इन्फ्लेशन का भी पूरा खुद ही एक माइंड मैप बनाइए। उसमें आप कोर इन्फ्लेशन, हाई, और जो हेड इन्फ्लेशन, उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग जो लेबर प्रोडक्टिविटी के जो सर्वे है, उसको भी लेके आइए, तब आप हम इसको बेसिकली अप्रिशिएट कर पाएंगे। आयुष्मान भारत ने मोर देन 3.56 लाख फ्रॉडुलेंट क्लेम्स को रिजेक्ट किया। ये दिखाता है कि सिस्टम इज वर्किंग अमेजिंगली इन अ पॉजिटिव वे। दूसरा, हम डब्ल्यूटीओ और बाकी और जो फाइटो सैनिटरी और सैनिटरी मेजर्स हैं डब्ल्यूटीओ के हिसाब से, उसको हम लेके चलते हैं। राइट शिपमेंट टू यू डायरेक्टली विद एफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन जो है वो नहीं होना चाहिए था, मैक्सिमम जो रेजिड्यू लेवल्स हैं वो कम होने चाहिए थे। तो हमने उसको ध्यान में दिया। तो ये एक एग्जाम्पल था कैसे देश काम कर रहा है। जैसे अब बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर के ऊपर 461 करोड़
461 करोड़ का कॉन्ट्राबैंड हमने सीज किया। तो ये दिखाता है कि या थिंग्स आर वर्किंग ऑन द ग्रास रूट लेवल, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। और दूसरा ये जो है आपका प्रतिबिंब मॉड्यूल, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, बार बार हम इसकी चर्चा करते हैं, तो उन्होंने बताया कि कैसे मोर देन 6,000 एक्यूज को पकड़ा है, मोर देन 18,000 लिंकेजेस और 37,000 साइबर इन्वेस्टिगेशन जो है, ये सब चीजें हम वॉर फुटिंग के ऊपर कर रहे हैं। दिस मस्ट मोटिवेट यू मोर टू बी पार्ट ऑफ सच सिस्टम, जहां आप भी अपने आप को देश के लिए कर पाओ। हर कोई अपने लिए देश को करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो खुद का काम कर रहा है, लेकिन आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं या कर रही हूँ, व्हाई आई शुड प्रिपेयर एंड व्हाई शुड गेट इनटू एग्जामिनेशन सक्सेस। यहां पर एक कीवर्ड है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, CCTS। तो गवर्नमेंट जो है वो अपना वर्जन उसका क्रिएट करके उसको अप्लाई करने की बात करती है। इंडियन कंजर्वेशन एक्ट 2021 के हिसाब से कार्बन मार्केट हमने इंडिया में क्रिएट किया है। मेट्रो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। और जो ये CCTS है वो साथ में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी रेगुलेटरी बॉडी भी, और साथ में एक्सचेंजेस को भी साथ में लिया। तो ये सारी वर्ड जब आप एक साथ देखते हो तो आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। इसीलिए यूरोप और डेवलप वर्ल्ड के जो एजेंडाज हैं, जो जो सेक्टर्स वो कवर करते हैं, जैसे यहाँ पर पूरी लिस्ट है, और उसके हिसाब से आप देखिए परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को वो लोग दर्शाते हैं कि एमिशंस कैसे हैं, वो लोग कैसे वो काउंट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, EU, जर्मनी, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, UK, एंड ऑब्वियसली यू मस्ट बी सेइंग कि यहाँ पे USA नहीं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम जो BE ने की, वो ऑपरेशन में है 2012 से, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और ट्रेडिंग होती है, यानी आप जितना कम आप करेंगे मिशन या जिस हिसाब से आप करते हैं, आपको आपको उस हिसाब से सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। ओवर अचीवर्स को ऑब्वियसली आप बेनिफिट होगा, और जो अंडर अचीवर्स हैं उनको खरीदने पड़ेंगे, यानी एक मार्केट प्राइस उससे निकल के आ जाए। अब CCTS में यही बात है, शिफ्ट करने की बात है कि वो मैट्रिक को कैसे आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाएं। तो बात क्या हुई, बात हुई कि भाई फ्रॉम पर टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टू पर टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इक्विवेलेंट, यानी ऑयल की जगह अब आप ग्रीन हाउस गैस, यू नो ग्रीन हाउस गैस जो इक्विवेलेंट आपका जितना एमिशन है उसके हिसाब से आपको जज किया जाएगा। तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या आएगा। जस्ट इफ यू थिंक वेरी लाउडली, तो इसमें स्टील आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, कोर अल्कलाई आएगा, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, पल्प, पेपर, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज एंड टेक्सटाइल्स। तो इंडिया इज एक्चुअली मूविंग अहेड विद स्मार्ट वर्क, एंड ऑब्वियसली इसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट एंड ऑल्सो सिविल सोसाइटी। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सेक्टर टोटल इंडिया के 16% इमिशन तक की बात करते हैं कि भाई इतना है। पावर सेक्टर का शेयर 40% है, वो बाद में हम ऐड करेंगे, इसमें हमने ऐड नहीं किया। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि CCTS की CCTS का रोल ये नहीं है, इंडिया का एम ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट कार्बन एमिशंस को कम करे, बट टू डिक्रीज द एमिशन इंटेंसिटी, यानी एमिशन पर यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस। यानी कि आपका भी गोल यही पढ़ाई में जैसे होना चाहिए कि आपने कितना सारा पढ़ लिया, जल्दी पढ़ लिया, वो गोल नहीं है, पर आपने पर मोमेंट क्या पाया, पर डे, पर आवर, पर वीक, कितनी इंटेंसिटी, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई कीप ऑन डिस्कसिंग एंड टेलिंग यू पीपल, सो इट इज कंपेरेबल टू यू हाउ द वे वी आर डूइंग। सो ग्लोबल प्राइसिंग जो कार्बन की है वो एक्सचेंज के थ्रू होती है या फिर कार्बन टैक्सेस को इम्पोज करके होती है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया है। गवर्नमेंट उसके लिए चाहती है कि एक फुल प्रूफ सिस्टम से लेके चलें, और उसके बाद जो है कार्बन प्राइसिंग जो है प्राइमरीली हाई और मिडिल इनकम कंट्रीज, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके लेंस से देके चलने की बात है। तो इंडिया ने चाइना या फिर वर्ल्ड के जो बाकी नेशंस हैं, एडवांस नेशंस हैं, उनके हिसाब से उनको उनके उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको लेके भी चल के आगे चलने की बात की। तो अब इसमें बाकी बाकी आगे बात की गई है, ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एंड मैं कहूँ तो जनरल स्टडीज पेपर 3 के कुछ एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई कैसे ई सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन बैलेंस चाहिए, और साथ में जो है इंडिया जो है सीरियसली इन चीज़ों को लेके चल रहा है अनलाइक US। और हम अपने लैकुनास को दूर करते हुए हम धीरे धीरे एक स्टैंडर्ड मैप और स्टैंडर्ड रोडवे पे हम पहुंच चुके हैं।
वेरी गुड एग्जाम्पल। सेंटर जो है, या आप अगर आईपीएस ऑफिसर हैं, या आप अगर मान लो आप सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं, या आप स्ट्रिक्टर हेलमेट नॉर्म के लिए आप करेंगे क्या? क्योंकि टू व्हीलर्स अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन 2022। तो आज भी ये लगा लीजिए। तो ventilation over the wearer's head will become a mandatory element in helmet design, ensuring better airflow for comfort and performance। तो आप उसको पहन पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। और ये कंसर्न है अपने आप में। और हमारे हाईवेज हो रहे हैं, लेकिन हम साथ में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग, सो दैट इज वेरी वेरी सीरियस थिंग। और न्यू स्टैंडर्ड्स हम लेके आ रहे हैं। हेड फॉर्म साइज ऑफ 500 टू 520 सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, अलाउ हेलमेट बिलो 500 हेड फॉर्म, जो क्रैश हेलमेट्स में भी काम आए। और 4 साल के बच्चे से लेके बड़े के लिए राइडिंग, पिलियन राइडिंग के लिए भी हम बोल रहे हैं। तो ये अपने आप में अगेन हम यहाँ तक सोच पाए, क्यों सोच पाए? क्योंकि हम बाकी चीजों को हैंडल कर पाए। तो आप ऐसे 5 मुद्दे और सोचिए हेलमेट के अलावा, जहाँ डेली लाइफ जा रही है, डेली जान जा रही है, और जो रोका जा सकता है, ताकि आपका नाम भी, जब आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, डीएम बनते हैं, तो आपका नाम भी एक्सीलेंस गवर्नेंस सिस्टम में कोई आप प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ आए। अब अगेन बहुत ही हमने बार बार बी इंडियन बाई इंडियन फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमने बात की है पहले भी, कि इंडिया जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया, उससे हमने मिग और सुखोई और मिराज, उसके बाद हम राफेल पे आ गए, फिर F-35 की बात हो रही है। लेकिन आपको ये देखना है कि सिप्री डेटा जो बोलता है, वो इंडियन डिफेंस इंपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं सिंस 2015। रशिया का शेयर बहुत डिक्लाइन हुआ है, 36% हो गया है। लेकिन सस्टेन्ड एफर्ट्स के बावजूद जो फ्रांस है, इसराइल है, यूएस है, उनके साथ हमारा बहुत ही गहरा इंडिस्पेंसिबल रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ मैं बात करूंगा कि HAL हो गया, DRDO हो गया, उसके बाद जो है इसरो हो गया, उसके बाद बाकी जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अलॉन्ग विद आर्मी, हाउ दे आर क्रिएटिंग बेस्ट इन क्लास वेपन्स। स्कॉर्पिन, उसकी बात करते हैं हम। उसके बाद हमने ये बात भी की है कि हम टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करके यहीं बनाने की बात करेंगे। एक बार तो लेंगे, लेकिन हमें इंडिजिनस होना है। तो आपके पास नाम होने चाहिए, पिनाका सिस्टम जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आया। उसके बाद आपको प्रीलिम्स में कीवर्ड आ जाएगा, आपको सिर्फ वो नाम आएगा, E21 2 ऐसा करके कुछ नाम आएगा, एंड यू हैव टू गेस इट एंड यू हैव टू मेक आउट कि ये क्या चीज है। सो दैट इज वाई वी हैव टू स्टडी इट इनवर्सली। तो अपना इसमें से 5 ऐसे आप गूगल करके निकालिए, ऐसे प्रोडक्ट्स को निकालिए, उनका नाम लिखिए। Foreigners bill introduced in Lok Sabha, opposition says violates fundamental rights on many counts and it has been referred to panel। तो अब वो ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, और कैसे जो है हमारे यहाँ एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, स्टे करेंगे। और अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि दिस इज लिटिल हाई हैंडेडनेस, इट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑन वेरियस काउंट, बिकॉज जो प्रोविजंस हैं वो ऐसे बनाए जा रहे हैं कि जो जो गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी से सिंक नहीं करेंगे, उनको नहीं लाने दिया जाएगा। तो ये बात ऑन पेपर आप कैसे प्रूव करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत जरूरी है कि उस लेवल पे उठाया जाए। अभी जो 4 एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं, द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड द इमिग्रेशन कैरियर लाइबिलिटी एक्ट 2000, ये जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पीरियड के हैं। द गवर्नमेंट इज एक्चुअली दैट्स वाई रिव्यूइंग देम, और ये स्टेप जो है प्रोग्रेसिव तरीके से मदद करेगा। तो आपके हिसाब से इसमें क्या होना और नहीं होना चाहिए, वो सोच के आप बात कर सकते हैं। ग्रीन शूट्स इन द वैली, मेजर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो दिमाग में आता क्या है? पहले दिमाग में सीधा आता है एप्पल। लेकिन एप्पल की जो प्रोडक्टिविटी है, अगर वो न्यूजीलैंड, यूएस, इटली, इसकी प्रोडक्टिविटी 1/10 तक कम होगी, तो फिर आप कैसे कुछ कर पाएंगे? तो मेजर इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है वो यही है कि पहले तो आप उसको स्ट्रेटेजिक तरीके से बढ़ाइए, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर पर एकड़ बढ़ाइए। दूसरा, जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, सैफरन है, बाकी भी हैं, उनको आप कैसे क्रिएट करेंगे, अगर हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करें, एंड इंक्लूडिंग ट्यूलिप्स एंड अदर थिंग्स। दूसरा जो है, आप सिर्फ टूरिज्म को इन जनरल प्रमोट करने की जगह आप जो है स्पोर्ट्स, फैशन, कुजीन, क्राफ्ट्स, वेलनेस एंड हेल्थ केयर, वो आप क्यों नहीं बढ़ाते हैं? वो कैसे बढ़ाएंगे? वेडिंग्स एंड गोल्फ सर्किट्स आप रेज करें, हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स, और एजुकेशन भी जो है क्रिएटिवली बेंड करके आप हाई वैल्यू टूरिज्म को रेज कर सकते हैं। हाई वैल्यू भूटान को देखिए आप। तो इसीलिए सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमें नंबर 2 के जो डेस्टिनेशंस हैं वो देखने होंगे, जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो एकदम रिलैक्स्ड हैं, उनको हमें देखना होगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत पॉजिटिव है। ट्रायल रन हुआ है जम्मू श्रीनगर वंदे भारत का, और श्रीनगर जो है वो अब फर्स्ट ट्रेन कनेक्टिविटी से वैली से जुड़ जाएगा हमेशा के लिए रेस्ट ऑफ द
टाइम्स के लिए। ये अपने आप में एक बहुत ही बूमिंग एस्पेक्ट है। बट देन हाउ यू गोना हैंडल, हाउ यू गोना क्रिएट वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक सिस्टम, तो वो धीरे धीरे बनता है। उसमें सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें कोई भी अ, अगर जो प्रॉब्लम होगी, विजन में जो प्रॉब्लम होगी, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में प्रॉब्लम होगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। अब ग्लोबल डिमांड है ऑर्गेनिक और स्पेशली फूड, स्पेशलाइज फूड्स की, तो हाई वैल्यू क्रॉप्स सैफरन, जैसे मैंने बोला, वॉलनट है, एक्सोटिक बेरीज हैं, वो 10,000 करोड़ तक का बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन सपना देखने की बात है, हमें देखना होगा सिक्किम कहाँ पहुंचा, हमें देखना होगा नॉर्थ ईस्ट में और क्या हुआ। तो ये इस पर्सपेक्टिव से जो न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से साथ में हो, और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी वहां पर खोले जाएं। एक तो खोला जाए, एक से फिर आप लेंगे, तो उसमें एकेडमिया का भी रोल है। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव डिस्कशन विच इज हैपनिंग ओवर हियर। लेकिन वही बात है कि आपको उसको ग्राउंडेड तरीके से माइंड मैप बना के करना होगा, तो ये मदद कर पाएगा। अगेन रोज हम एक पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है, अभी मैंने जैसे बात की थी अरुणाचल प्रदेश की कामेंग डिस्ट्रिक्ट की स्टेम लैब्स एट द गवर्नमेंट स्कूल्स। कमिश्नर सचिन राणा, इनको डिप्टी कमिश्नर सचिन राणा, ही हैज बीन फैसिलिटेटेड। तो स्टेम को उन्होंने डेडिकेटेड स्पेस बनाया स्कूल में, और उन्होंने उसको एक करिकुलम का पार्ट बना दिया। स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी, नर्वस, रेस्पिरेटरी है, जैसे आपको सब देखने हैं। उसके बाद टूल्स, तो पीएमसी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, दो ही मुख, एक स्कूल का नाम इन्होंने यहाँ बताया, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि इसको आप इसको सस्टेन कैसे करेंगे। अब सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है एक बार हो गया, उसको आपने हाईलाइट भी कर दिया, जैसे आपने दिल्ली मॉडल की बात की थी स्कूल्स की, तो बीजेपी अब बताएगी कि वाकई कौन से मॉडल थे, तो सेम गोज फॉर हेयर ऑल्सो। तो ये बात ये नहीं है कि स्टेम क्या करता है। एंड साइंस इन बुक्स इज ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहले जो है वो नहीं थी ऐसे टूल्स, तब भी तो साइंस पढ़ के लोग डॉक्टर इंजीनियर और सब बने हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। क्वेश्चन ये उठता है कि टीचर कितने अच्छे से करें, और आप जो है अवेलेबल रिसोर्सेज को कितना मोटिवेटेड होकर करते हैं। तो स्टेम लैब इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी बात है ईस्ट कामिंग में। और लेकिन पॉइंट ये है कि आप इसको सस्टेन कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट आई कैन से। चाइना, ईरान, रशिया होल्ड जॉइंट नेवल ड्रिल्स between Tehran and US. This is a kind of an example. It keeps on happening. इसका नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी बाय 2025, गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई। तो अब ये जो है, वही हमने जो आईआर में पहले बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डेवलपमेंट्स हैं। तो इसी पर्सपेक्टिव से आपके माइंड में पूरा आ जाना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, पैलेस्टीनियन पे क्या किसका व्यू पॉइंट है। उसके बाद फिजिकल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, टर्की के आसपास सीज कौन से वो पता होने चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। और साथ में जो है, आपको ये भी पता होना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नोबेल पीस प्राइज और नोबेल विनर्स। तो इसी पर्सपेक्टिव से देखते हुए, प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस सेशंस ऑल्सो, मस्ट रिवाइज देम, मेक योर ओन नोट्स, और साथ में फिर आप डिस्कस कर सकते हैं एज एंड व्हेन यू फील देयर इज एनी इशू। So I endorse the ideas which are helping you to get success in examination, and all are welcome to join our courses in order to achieve success, because these are customized and they are very very appropriate for your learning. Thank you very much.